जय हिंद। दोस्तों, कुछ दिन पहले इस साल के यूपीएससी मेंस एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। इस मेंस एग्जाम के रिजल्ट के अंदर 80% ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने इस साल का यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम निकाला था वो सब फेल हो गए हैं। आपको पता है आजकल प्रीलिम्स निकालना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ऐसे में जब आप इतना बड़ा चैलेंज क्रॉस करके मेंस एग्जाम के अंदर फेल होते हो तो वो और ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग हो जाता है। आज के सेशन के अंदर हम समझेंगे 7 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 7 ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स जो कि आप इन फेल्ड कैंडिडेट्स की गलतियों से सीख सकते हो, क्योंकि हम क्लियरली पिन पॉइंट कर सकते हैं कि ये जो फेल्ड कैंडिडेट्स हैं इन्होंने इन 7 में से किसी ना किसी एक एस्पेक्ट पे, कम से कम एक एस्पेक्ट पे गलती की होगी। उनको आज हम समझेंगे। फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए और खास करके वो कैंडिडेट्स जो इस बार फेल भी हुए हैं उन सब के लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेशन शुरू होने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इस वीक के अंदर हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च होने जा रही है। उसके रिगार्डिंग मैं इसी वीक के अंदर आपको अपडेट कर दूंगा। देखो, अगर हम गलतियां पिन पॉइंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक बार कट ऑफ का ट्रेंड एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई यूपीएससी के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर अगर हम कट ऑफ का ट्रेंड देखें, मेंस एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या कर रहा है। ऑल्दो हम चीजें जनरलाइज नहीं कर सकते क्योंकि हर साल वैकेंसीज वेरी करती हैं, हर साल जो एग्जामिनर्स हैं वो अलग हो जाते हैं, किस एग्जामिनर ने किस तरह से एवेल्युएट किया है तो वो चीजें अलग अलग हो जाती है। बट मोटा मोटा हम फिर भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ये हमारे लिए एक सेफ रेंज है और ये हमारे लिए एक अनसेफ रेंज है। पिछले 4 साल का डेटा जो है आप यहां देख रहे हो, मेंस की कट ऑफ जनरल कैटेगरी का मैंने यहाँ पे डेटा लिखा है क्योंकि इनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है। तो अगर आप इससे ज्यादा स्कोर कर रहे हो तो डेफिनेटली आप बाकी कैटेगरी के अंदर भी अपने आप को सिक्योर्ड फील कर सकते हो। 2022 मतलब लास्ट ईयर की मेंस की कट ऑफ 748, उससे पहले 745, उससे पहले 736 और फिर 751। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं 750 के आसपास जो है ये फिगर कहीं घूम रहा है जनरल कैटेगरी के लिए मेंस के अंदर। अब रही बात मेंस क्लियर करने की, चाहे आप बॉर्डर पे क्लियर कर रहे हो, चाहे आप एक अच्छे मार्जिन के साथ क्लियर कर रहे हो, बात यह है कि मेंस में जो फेलियर हो रहा है वो क्यों हो रहा है कि भाई आपके जो मार्क्स हैं वो इस 750 का जो बेंचमार्क है इसको भी क्रॉस नहीं कर रहे। अब एक बार हम देखते हैं कि भाई ये जो मार्क्स हैं ये हम कहां कहां से डिराइव करते हैं। एक तो हमारे जीएस के पेपर हैं 1 2 4, ठीक है, 4 पेपर जीएस के, हर पेपर आपका 250 नंबर का, मतलब 1000 नंबर का हमारा जीएस का पेपर। अगर आप मार्किंग ट्रेंड देखो और अगर आप यूपीएससी एग्जाम को समझते हो, अगर आपने पिछले कुछ कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है या नहीं किया उनके मार्क्स कभी एनालाइज किए हैं, तो आप एक चीज कह सकते हो कि अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, सीरियसली प्रिपरेशन की है, एक अच्छा कंटेंट पोजेस करते हो, तो जीएस में ओवरऑल इस 1000 में से 400 नंबर लाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ हर एक का मैं 100 एवरेज मान रहा हूं। कई बार जीएस 3 के अंदर हम देखते हैं स्कोरिंग इस तरह से हुई होती है कि 100 नंबर भी कई टॉपर्स के नहीं आए होते। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं कि भाई 4 पेपर्स के अंदर आप 400 नंबर ला सकते हो अगर आपकी एक डिसेंट लेवल की अच्छी प्रिपरेशन है। अगर ये भी नहीं आ रहे हैं तो गलती फिर आपकी प्रिपरेशन में ही कहीं है। उसके अलावा अगर हम एस्से की बात करें, अब एस्से भी हमारा कितने का है, 250 मार्क्स का। एस्से की स्कोरिंग अगर आप देखोगे तो एस्से के अंदर एक डिसेंट ऐसे भी अगर आपने लिख दिया, बहुत जबरदस्त नहीं लिखा, तो 110 के आसपास नंबर आप ला सकते हो। अगर आप इससे नीचे भी जा रहे हो, 100 से नीचे भी जा रहे हो, तो इसका मतलब आपने ऐसे के जो बेसिक रूल्स हैं वही नहीं फॉलो किए। अगर आपने जीएस की डिसेंट प्रिपरेशन की है, उसकी नॉलेज यूज करते हुए अगर आप एक ऐसे के जो रूल्स होते हैं लिखने के वो प्रॉपरली फॉलो करो तो 110 नंबर आपके कहीं नहीं गए। उसके अलावा जो आपका ऑप्शनल है, ऑप्शनल 2 पेपर्स हैं 250 नंबर के, 500 नंबर वो। अगर ऑप्शनल के अंदर आपके 240 के आसपास भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका ऑप्शनल भी ढंग से तैयार नहीं है या आपकी ऑप्शनल की सिलेक्शन गलत है। अब अगर हम इनका सम टोटल एक बार कर लें, ये क्या बनता है 750। और ये मैंने एक वैसा केस लिया जहां पर आपकी एक डिसेंट लेवल की अच्छी प्रिपरेशन है और आपने कोई बहुत अच्छा किसी भी एग्जाम के अंदर नहीं किया, आपने कोई एग्जाम का जो भी पेपर है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर नहीं फोड़ा, सब में आपके एवरेज से मार्क्स आए हैं, और उस केस के अंदर भी आप कट ऑफ जस्ट क्लियर करने की पोजीशन में हो। अब
अगर आपका ये 750 का आंकड़ा भी टच नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं बहुत बड़ी लैप्सिंग है। और ज्यादातर केसेस में हम देखते हैं कि कोई कैंडिडेट ऐसे में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है, 110 की जगह 130 ले गया, 135 ले गया, 140 ले गया। कई स्टूडेंट ऑप्शनल में बहुत अच्छा कर जाते हैं, 275 300 ले जाते हैं। कुछ जीएस के किसी एक पर्टिकुलर पेपर के अंदर कुछ ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स ले आते हैं, ये आंकड़ा 425 30 40 इस तरह से। तो आप देखते हो फिर आप एक अच्छे जोन में चले जाते हो। यहां 750 को आप एक सेफ जोन डेफिनेटली नहीं मानोगे कि चलो किसी तरह हमने मेंस की कट ऑफ निकाल ली, इंटरव्यू में फिर बाहर हो जाओगे अच्छे मार्क्स लाके भी। बट हम बात कर रहे हैं कि मेंस में ही फेलियर हो रहा है, वहां कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ी लैप्सिंग है। अब उसको हमें एनालाइज करना है कि भाई क्यों है। सबसे मेन चीज तो एक ये है, देखो जी, कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने प्रीलिम्स निकाल लिया और फिर भी 80% चांसेस हैं, 0.8 प्रोबेबिलिटी है कि आप मेंस में नहीं निकल पाओगे, इसका मतलब कुछ तो डिफरेंस है ना प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के अंदर, और वो डेफिनेटली है। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स इज समथिंग जिसमें मैं मान लो आपको कुछ इनपुट दे रहा हूं, भाई ये प्रिपरेशन ऐसे करो, इन चीजों को फॉलो करो, ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। फिर भी देयर आर चांसेस कि पेपर कुछ इस तरह का आ जाए कि भाई आप प्रीलिम्स ना निकाल पाओ। क्यों? क्योंकि कई चीजें हैं। एक तो है कि भाई पेपर हम देखते हैं इस तरह से कई बार आ जाता है कि लिमिटलेस सी चीजें हैं, सरप्राइज एलिमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग भी है। हो सकता है आपने जो सही क्वेश्चन किए हो उससे आपका जो कट ऑफ वाला बेंचमार्क था वो पूरा हो रहा था, बट नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप पीछे चले गए, आपने ज्यादा नेगेटिव मार्किंग करवा ली अपनी। सी सेट अगेन कुछ स्टूडेंट्स के लिए हर्डल है, ऑल्दो मैंने अपना सी सेट का कोर्स ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है, वो इसीलिए किया था ताकि आपकी सी सेट वाली हर्डल जो है वो क्लियर हो जाए। अगर आप उसमें रजिस्टर करना चाहते हो तो ऐप और वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वो आप कर सकते हो। सो सी सेट एक हर्डल है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, जीएस में अच्छा स्कोर करके भी सी सेट की वजह से बाहर हो जाते हैं। इसके अलावा आप देखते हो क्वेश्चंस के अंदर प्रीलिम्स में क्या होता है कि आपने वो कंटेंट पढ़ा हुआ होता है, उसके रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी भी होती है। कई बार ऑप्शंस इतनी क्लोज होती हैं, खास करके इस बार का हमने पेपर देखा है किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं कि ओनली 1 स्टेटमेंट करेक्ट, 2 करेक्ट, 3 करेक्ट। तो उसके अंदर कई बार आप इन स्पाइट ऑफ कि भाई उसके बारे में आपको पता था बट इतना डीपली नहीं पता था, वहां मार खा जाते हो। तो अच्छी प्रिपरेशन होने के बावजूद भी हम प्रीलिम्स में अटक जाते हैं। तभी मैं कहता हूं बहुत से डिजर्विंग कैंडिडेट्स जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है कई बार प्रीलिम्स में ही अटके रहते हैं। उनको एक बार प्रीलिम्स क्लियर होके मेंस देने का मौका मिले तो सही, वो पक्का मेंस और इंटरव्यू निकाल जाएंगे, बट वो वहीं अटके रहते हैं। बट जो कैंडिडेट्स प्रीलिम्स निकाल गए और मेंस में नहीं क्लियर कर पा रहे, उनकी प्रिपरेशन में आई कैन क्लियरली पॉइंट आउट कि भाई ये लैप्सिंग है। क्यों? क्योंकि अगर आप मेंस का एग्जाम उठा के देखोगे वहां कहीं आपको इस तरह से फीलिंग नहीं आती कि भाई ये क्वेश्चन कहां से आ गया, ये तो सरप्राइज एलिमेंट आ गया। ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपने पढ़ा होता है, एक सीरियस कैंडिडेट ने पढ़ा होता है और कंटेंट लिखने की पोजीशन में होते हो। इसका मतलब दिक्कत हम में ही कहीं है। प्रीलिम्स में आई कैन अंडरस्टैंड, बट मेंस के अंदर अगर एक सेट ऑफ रूल्स आप फॉलो करोगे प्रिपरेशन करते हुए तो मेंस निकालना कोई बहुत बड़ा आपके लिए चैलेंज नहीं है। सो अब हम उन गलतियों को पिन पॉइंट करते हैं एक करके कि भाई इन फेल्ड कैंडिडेट्स ने क्या गलतियां की होंगी। सबसे पहली गलती, नॉन इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। नॉन इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन का मतलब कि कुछ कैंडिडेट्स की जो मेंटालिटी रहती है वो क्या रहती है कि भाई मैं प्री को अलग देखूंगा, मेंस को अलग देखूंगा। आई अंडरस्टैंड, अभी मैं पॉइंट बोल के हटता हूं कि भाई दोनों अलग अलग टाइप के पेपर हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप इन दोनों को अलग अलग करके देखोगे। प्रिपरेशन आपकी इंटीग्रेटेड चलेगी, प्री प्लस मेंस। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो उसको दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे। अगर आइसोलेट करके पढ़ोगे ना कि ये मैं प्री की तैयारी कर रहा हूं, ये मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूं, तो आपकी प्रिपरेशन ऑफ द ट्रैक है। उस केस के अंदर हो सकता है आपने प्री पे एम्फोसाइज किया था, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी प्रिपरेशन की, बट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रिपरेशन थी नहीं, प्रीलिम्स क्लियर हो गया, उसके बाद आप मेंस के लिए तैयार नहीं हो, तो वो बहुत बड़ी एक गलती रहती है। सो आपकी जो प्रिपरेशन है हमेशा एक इंटीग्रेटेड रहेगी। चाहे प्रीलिम्स आपका पास आ जाए बट मेंस आउट ऑफ फोकस कभी भी नहीं होगा। सो इसका क्या मतलब है, कोई भी टॉपिक तैयार कर रहे हो तो उसमें ये भी देखो कि प्री ओरिएंटेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन भी क्या हो सकते हैं, और मेंस ओरिएंटेड आंसर राइटिंग आपकी साथ साथ चलनी चाहिए वंस यू कंप्लीट योर सिलेबस। सो एक गलती तो ये हो जाती है। दूसरी गलती क्या होती है, टेकिंग PYQs वेरी लाइटली।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान चाहे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इनका सहारा छोड़ दिया तो आप लुढ़क जाओगे, आप लुढ़क जाओगे। हम जब तैयारी एक बार कर लेते हैं, एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, हमारा एक नॉर्मल क्वेश्चन क्या होता है, कौन से मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, हमारे आंसर जो है इवेलुएट कर दे कोई। भाई क्या आपने एक बार PYQs जो हैं वो अटेम्प्ट करके देखे, उनके आंसर्स लिख के देखे? अगर नहीं लिख के देखे तो आप खुद को ही धोखे में रख रहे हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता है कि भाई यूपीएससी का क्वेश्चंस पूछने का जो ट्रेंड है वो किस तरह से चेंज हो रहा है, यूपीएससी क्या चाह रहा है। इंडीड यूपीएससी की तैयारी करने से पहले PYQs के ऊपर एक बहुत बड़ा मंथन करना बहुत जरूरी है। मैं इसके ऊपर बहुत बार सेशंस भी बना चुका हूं, एम्फसाइज भी कर चुका हूं। सो PYQs के ऊपर मंथन करो, अपनी स्ट्रेटेजी उस हिसाब से बनाओ। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो उससे पहले आपको पता हो कि किस तरह के PYQs इससे आ चुके हैं, ताकि टॉपिक पढ़ने के बाद आप उनको अटेम्प्ट करने की पोजीशन में तो हो। जिन लोगों ने PYQs की तरफ ध्यान नहीं दिया होता वो तो मेंस में फेल होंगे ही होंगे। ठीक है, प्रीलिम्स उन्होंने निकाल लिया, टेस्ट सीरीज दबा के दी, उसके बाद PYQs उसके दिए होंगे। हो सकता है मेंस के PYQs देने में बहुत बच्चे आलस कर जाते हैं, प्रीलिम्स के हो सकता है फिर भी दे दें, मेंस में मार खा जाते हैं। इसको नहीं छोड़ना, कई स्टूडेंट्स यहां गलती करते हैं। उसके बाद आंसर राइटिंग स्किल्स। अब ये एक ब्रॉडर टर्म है। आंसर राइटिंग स्किल्स का क्या मतलब है? सबसे मेन पॉइंट होता है कि भाई आप समझो कि जब आप यूपीएससी का आंसर लिखोगे तो आप किस तरीके से लिखोगे, किस तरह से आप इंट्रोडक्शन शुरू करोगे, क्या आपकी कंक्लूजन होनी चाहिए, क्या आपके बॉडी के अंदर आना चाहिए। बॉडी के अंदर जब आप कंटेंट लिख रहे हो तो किस फॉर्मेट में लिखना चाहिए, क्या एक ही फॉर्मेट में सारे क्वेश्चंस होने चाहिए? नहीं, अलग अलग फॉर्मेट में हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। और वो फॉर्मेट क्या हो सकते हैं अलग अलग, वो आपको ऑप्शंस पता होनी चाहिए। मैं ये चीजें पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। आपको पता हो कि भाई आंसर किस तरह से फॉर्मुलेट किया जाएगा। ये तो हो गया एक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर कंटेंट क्या डाला जाएगा, वो कंटेंट कहां से आएगा? आपकी खुद की मेहनत से। जब तक कंटेंट पे काम नहीं करोगे, क्वालिटी कंटेंट नहीं होगा, तो स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ एक समझने से कि भाई ये स्ट्रक्चर है, उसके अंदर मटेरियल ही नहीं भरा तो बिल्डिंग कहां से बनेगी? सिर्फ हम सरिये लगा के स्ट्रक्चर तो नहीं खड़ा कर सकते ना, हमें अंदर कंक्रीट, क्वालिटी कंक्रीट भरना है, तब जाके बिल्डिंग खड़ी होगी स्ट्रांग वे से, तभी तो आपका आंसर बिल्ड होगा स्ट्रांग। तो वो जो अंदर कंक्रीट है वो सारा आपका कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट। कंटेंट पे काम करना होगा, स्ट्रक्चर को समझना होगा। एक बार आप स्ट्रक्चर समझ गए, उसके बाद कंटेंट को इंप्रूव करते रहो, आंसर्स आपके ऑटोमेटिकली इंप्रूव होते रहेंगे। आपको किसी एक्सटर्नल एड की जरूरत 100% नहीं होती है कि हाँ आपको डेफिनेटली चाहिए कोई ना कोई बंदा आपको आंसर्स के मार्क्स दे। कोई नहीं बता सकता एग्जैक्टली ये आंसर आप यूपीएससी में निकल लिख के आओगे तो आपको वो कितने मार्क्स देंगे। आपको इतना वो बता सकता है कि हाँ इसमें कंटेंट की कमी है, नहीं है, कितना कंटेंट आपका अच्छा है। तो अल्टीमेटली कहानी कंटेंट पे ही आएगी। स्ट्रक्चर धीरे धीरे आपको समझ में आ जाता है। वो आपको डेवलप करना। कई स्टूडेंट्स आंसर राइटिंग करते ही नहीं है, बिल्कुल सोचते हैं कि ठीक है कंटेंट पे करता रहता हूं, फाइनली एग्जाम डे पे लिख दूंगा। नहीं हो पाएगा। आपको पता होना चाहिए कि भाई जो 10 नंबर का क्वेश्चन है उसको ऑन एन एवरेज मुझे कितने मिनट में निपटाना है, 15 नंबर के क्वेश्चन को ऑन एन एवरेज मुझे कितना टाइम देना है, क्योंकि अदरवाइज आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप क्वालिटी कंटेंट अगर लिखना चाहते हो तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। नॉन डायनामिक अप्रोच। नॉन डायनामिक अप्रोच का क्या मतलब है कि भाई आप जो स्टैटिक है और करंट है इन दोनों को साथ लेकर नहीं चलते हो, इन दोनों को आइसोलेशन में देखते हो। भाई मैं स्टैटिक पढ़ रहा हूं जब मैं पॉलिटी की बुक पढ़ रहा हूं, जब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, जब मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं, कुछ भी पढ़ रहा हूं तो वो स्टैटिक है, उसको मैं स्टैटिक की तरह पढ़ूंगा। करंट को जब पढ़ रहा हूं उसको मैं रट्टे मारूंगा। नहीं, फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। मेन जो क्वेश्चंस आते हैं आजकल आप देखोगे करंट में जो चीजें चल रही हैं उनको आप स्टैटिक के साथ कैसे रिलेट कर सकते हो, या जब स्टैटिक पढ़ रहे हो उसको करंट के साथ कैसे रिलेट कर सकते हो, इस कैपेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं। सो दैट इज अ डायनामिक अप्रोच। तो प्रिपरेशन करते हुए अपने माइंड को आपको ओपन रखना है, एक डायनामिक अप्रोच रखनी है। और वो इन दोनों को जब तक रिलेट नहीं करोगे, अगर आप सोचोगे कि मैं रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर ना पढूं, मैं सीधा मंथली करंट अफेयर मैगजीन से रट्टे मार लूंगा करंट अफेयर के, वो प्रीलिम्स में तो कुछ हद तक फिर काम कर सकता है, मेंस में आप उस चीज पे मार खा जाओगे। अभी कंटेंट की अगली बात कंटेंट की ही है, इसको साथ ही शुरू कर लेते हैं। कंटेंट के अंदर सबसे पहला कंपोनेंट होता है न्यूज़पेपर। आप में से बहुत से स्टूडेंट छोड़ते हो और उसकी जो रियलाइजेशन है आपको कहां जाके होती है, मेंस में। प्रीलिम्स में हो सकता है ना हो, आप प्रीलिम्स निकाल लो, बट मेंस में जाके उसकी असली रियलाइजेशन होती है आपको। क्यों?
क्योंकि वहां पर आपकी ये डायनामिक अप्रोच चेक हो जाती है कि आपने चीज़ों को समझा या सिर्फ रट्टे मारे। और जो दिमाग खुलता है, ये डायनामिक अप्रोच डेवलप होती है, वो न्यूज़पेपर पढ़ के ही होती है, ऐसे नहीं होगी। कंटेंट पे जितना काम करोगे, कंटेंट क्वालिटी वाला होना चाहिए, टू मच कंटेंट भी नहीं होना चाहिए कि भाई बड़े बड़े रिसोर्सेज, मल्टीपल रिसोर्सेज को रेफर करते जा रहे हैं, मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स को रेफर कर रहे हैं, वैल्यू एडिड मटेरियल के नाम के ऊपर हम मल्टीपल चीज़ों को रेफर कर रहे हैं। करो बट एक को करो। वैल्यू एडिशन करनी है डेफिनेटली करो, बट एक को करो। स्टिक टू वन रिसोर्स, क्वालिटी रिसोर्स, जो आपके स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं उसके अलावा किसी एक को कर लो रेफर, और उसमें से भी वो चीजें निकालो जो आपके मतलब की हैं। एक्स्ट्रा चीजें बहुत दे रखी होती है, और वो कहां से पता चलेंगी? PYQ से। और न्यूज़पेपर नींव है आपकी प्रिपरेशन की। जो लोग छोड़ते हैं वो 80% में बाद में आ जाएंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट, पहले तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है उसकी सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बार बार ये चीज बोलता हूँ, जीएस के अंदर आपके मार्क्स जो हैं बहुत ज्यादा वेरी नहीं करते ज्यादातर स्टूडेंट्स के। कुछ के करते हैं, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इनकी हो जाती है उनके करते हैं डेफिनेटली, बट बहुत से स्टूडेंट्स के एक रेंज में ही रहते हैं। डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है ऑप्शनल। एसए के अंदर भी क्या है, एसए भी डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है, बट एसए की इवैल्यूएशन डिसाइडिंग फैक्टर बन जाती है कि एसए के अंदर आपका एक एग्जामिनर ने एसए इवैल्यूएट किया तो उसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे दिए उस एग्जामिनर ने, हो सकता है दूसरा उतने अच्छे ना देके 10, 15, 20 नंबर कम देता, और 10, 15, 20 नंबर से बहुत फर्क पड़ जाता है। सो एसए के अंदर एक पर्टिकुलर बेंचमार्क के बाद इट विल बी अप टू द एग्जामिनर कि वो कैसे इवैल्यूएट कर रहा है चीजों को। बट ऑप्शनल इज समथिंग जिसको पहले तो सिलेक्ट करना कि आपकी सिलेक्शन सही हो, भेड़ चाल वाली ना हो, आपको पता हो ये मेरी स्ट्रेंथ है, इसको मैं बेस्ट वे से कर सकता हूं। उसके बाद उस ऑप्शनल पे मास्टरी करना, अगेन PYQ उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग, जो भी ऑप्शनल है आपका, साइंस है, नॉन साइंस ऑप्शनल है, कुछ भी है, सो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस, इतनी कमांड कर लो कि आपको पता हो कि भाई मैं अमंग द टॉपर्स मार्क्स लाऊंगा। ऑप्शनल के अंदर आप जो आपके ऑप्शनल के टॉपर्स है ना, उसमें स्टैंड अगर कर गए तो बहुत बड़ा गैप ले जाओगे बाकी के स्टूडेंट से, बहुत बड़ा जंप पड़ जाता है। सो ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन एक बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे। उसके बाद ऑप्शनल को इतना भाव ना देना जितना रिक्वायर्ड है, वहां मार खा जाते हो। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट में लैंग्वेज पेपर, ये सुनने में गलती छोटी लगती है बट मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग गलती यही है। लैंग्वेज पेपर में आपको कितने मार्क्स चाहिए? 25% मार्क्स चाहिए, 75 नंबर चाहिए, 75 मार्क्स। और कई स्टूडेंट्स के वो भी नहीं आ पाते क्योंकि वो लैंग्वेज पेपर को ऐसे देख लेते हैं कि ये तो कर ही आएंगे। ठीक है, कराओगे, मैं ये नहीं कह रहा इसके लिए कोई बहुत स्पेशल प्रिपरेशन चाहिए, बट एटलीस्ट पिछले 4-5 साल के लैंग्वेज के पेपर्स अटेम्प्ट करके तो देख लो। कहीं अटक रहे हो, कहीं दिक्कत आ रही है, उस चीज पे काम तो कर लो। क्योंकि चाहे ये क्वालिफाइंग है, बट अगर आपके ये पेपर क्लियर नहीं हुए, बाकी में चाहे आपने मतलब मोती जड़े हुए हो, बेस्ट टू बेस्ट किया हो, सब नल एंड वॉइड हो जाएगा। और जब आप बाद में ये चीज देखोगे कि मैं इसी में ही डिस्क्वालीफाई हो गया, तो सिर पकड़ के अपने बाल नोच के बैठ जाओगे। उससे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज कोई नहीं होगी। एंड आई कैन गारंटी जो 80% बच्चे फेल हुए हैं, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में भी आ रहे होंगे। सो मोटा मोटा अगर हम देखें, जो 80% स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, उनके फेलियर जो हैं इन्हीं कहीं चीजों में फॉल करेंगे, किसी की एक चीज में, किसी की मल्टीपल चीजों में। आपको देखना है, आप अपनी प्रिपरेशन अगर ऑलरेडी शुरू कर चुके हो तो कहीं इन चीजों में लैक तो नहीं कर रहे। अगर नहीं लैक कर रहे हो और प्रीलिम्स निकाल गए तो मेंस निकालने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सो ध्यान से, आई होप आज के सेशन से आपको मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कुछ आंखें खुली होंगी, आपकी कुछ अवेयरनेस आई होगी, और इसको सिर्फ सुनना नहीं है, आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करना है। सो दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।